फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप लोग के बीच हाजिर हुआ आप लोग के लिए लेकर एक नया चैप्टर। आज हमारे चैप्टर का एक नया चैप्टर की आगाज हुई है और आज इस नया चैप्टर में हम लोग जानेंगे किसके बारे में। तो वंशागति के आणविक आधार के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो चैप्टर है हमारा वंशागति के आणविक आधार। वंशागति के आणविक आधार के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आणविक आधार के बारे में अगर हम लोग बात करें कि वंशागति के आणविक आधार क्या होगा, तो हम लोगों ने वंशागति के बारे में पढ़ा था। तो वंशागति तो हमने बताया था आपको कि वैसे गुण जो पूर्वजों से मिले, जो गुण क्या कहां से मिले, पूर्वजों से मिले, या सीधे शब्दों में कहे जो क्वालिटी एक पीढ़ी से निकलकर दूसरे पीढ़ी तक जाए। एक पीढ़ी वाला जो कोई आइटम है वो दूसरे पीढ़ी तक चला जाए, दूसरे पीढ़ी तक जाए, तो यही जानने की क्रिया हमारी क्या कहलाती है, वंशागति क्वालिटी कहलाती है। अर्थात क्या यही हमारा अनुवांशिक गुण भी कहलाता है। तो इनको ले जाने में जो चीजों की जरूरत पड़ती है, तो इनको ले जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, इनकी ले जाने के लिए क्रोमोसोम की जरूरत पड़ती है। अर्थात कि गुण सूत्र ही तो हमारे गुण लेके जाते हैं। वास्तव में कहता है कि गुण सूत्र के अंदर क्या है जो लेके जाता है, ये कहता है, हम लोग कह देते हैं कि वंशागति के अंदर जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आपका गुण को लेके जाएगा उसे क्रोमोसोम कहते हैं। तो कहता है भाई क्रोमोसोम लेके जाएगा, तो क्रोमोसोम के अंदर ऐसा क्या है जो लेके जाएगा, तो कहते हैं हम लोग कि भाई जीन लेके जाएगा। फिर कहते हैं कि अच्छा जीन है, सॉरी कहते हैं कि डीएनए लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा, डीएनए लेके जाएगा। तो यह जो डीएनए है वास्तव में, तो कहता है कि ये डीएनए किन चीजों से बना हुआ है, तब हम लोग कहते हैं कि जीन और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो यही जो डीएनए और जीन है आपके, ये आपके क्या हो गए, इनके आणविक आधार हो। डीएनए क्या हो गया, इनकी आणविक आधार, ये बेस हो गए, जिनसे क्या होता है कि यह तैयार होता है। वास्तव में क्या होता है कि इनके पास क्या होती है कि बहुत सारे एक ही तरह के, ध्यान दीजिएगा, एक ही प्रकार के अणुओं को संश्लेषित करने की क्षमता होती है। अणुओं को क्या करने की क्षमता होती है, संश्लेषित करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। संश्लेषित करने की क्षमता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है भाई, पाई जाती है, ये कहां पाई जाती है, तो न्यूक्लिक अम्ल, सॉरी क्या कहते हैं इसे, न्यूक्लियाई में, मतलब कि केंद्रक के अंदर। इस वजह से यह जो आइटम जो बना हुआ है, जिनके अंदर ये क्या पाई जाएंगी, यह आपका अणुओं को संश्लेषित करने की, इकट्ठा करने की जो क्षमता पाई जाएगी, तो इन क्षमता के कारण केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला जो डीएनए है, इसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक का मतलब क्या, ऐसा जो एसिड जो आपका न्यूक्लिक के अंदर होगा, न्यूक्लिक के अंदर, न्यूक्लियाई के अंदर होगा। तो न्यूक्लियाई का मतलब क्या, न्यूक्लियस का मतलब क्या, केंद्रक। एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है न्यूक्लियोलस, एक होता है केंद्रक और एक होता है केंद्रिका, केंद्र के अंदर का वाला पार्ट। ठीक है, तो यह केंद्र के अंदर पाया जाने वाला वो आइटम जिनके वजह से अणुओं को एक साथ ज्यादा संश्लेषित करके एक बड़े से चेयर बनाने की क्षमता हो, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो अब न्यूक्लिक एसिड की अगर बात की जाए, तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर दोनों चीजें पाई जाएंगी। न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या पाया जाएगा, मुख्य रूप से ये डीएनए का ही तो खंड है आपका ये न्यूक्लिक एसिड। तो इसको सबसे पहले इनके बारे में क्या पाया जाएगा और किस रूप में इनकी संरचना तैयार होगी, इनके लिए सबसे पहले जिन्होंने चर्चा किया उस वैज्ञानिक का नाम था मेसर। क्या नाम था उनका, मेसर, फ्रेडरिक मेसर।
और इन्होंने सबसे पहले क्या कहा था कि जो डीएनए था, डीएनए को डीएनए इन्होंने नहीं कहा था, डीएनए का नाम रखा था न्यूक्लियन। इसने डीएनए का क्या नाम रखा था? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन जो है किसका नाम रखा था इन्होंने? डीएनए का नाम इन्होंने रखा था। डीएनए का नाम क्या रखा था? न्यूक्लियन, अर्थात कि न्यूक्लियन इन्होंने डीएनए का नाम रखा था। किसने? फ्रेडरिक मेसर ने सबसे पहली बार न्यूक्लियन इसका नामकरण किया, और इसका मतलब इसी को आगे चल के हम लोगों ने किस नाम से जाना? डीएनए के नाम से जाना। तो वास्तव में कहा जाता है कि डीएनए हमारा क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। यही हमारे गुणों को लेके जाएगा। इन्हीं की वजह से हमें क्या मिली है? अपने माता पिता की क्वालिटी हमें मिली है, और हमारे नेक्स्ट जनरेशन में हमारी क्वालिटी हमारे बच्चे को मिल रही है, फिर उनके नेक्स्ट जनरेशन को उनकी क्वालिटी मिलेगी। तो यह जो क्रमिक रूप में आगे बढ़ रहा है, तो यह ले जाने का योगदान किसे जाता है? डीएनए को जाता है। इसलिए डीएनए को क्या कहा जाता है? अनुवांशिक पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। डीएनए क्या है हमारा? अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ। वास्तव में क्या हुआ था कि फ्रेडरिक मेसर ने इसको अनुवांशिक पदार्थ ऐसे ही नाम नहीं दिया था। अनुवांशिक पदार्थ नाम इन्होंने ऐसे इनका नाम नहीं दे दिया था, ठीक है। इनके पीछे बहुत सारे रिसर्च किए थे, और रिसर्च और खोजों के आधार पे इन्होंने न्यूक्लियन को आपका अनुवांशिक पदार्थ के रूपों में लोगों के सामने लाया था। लोगों को विश्वास इनके बातों पर भी थोड़ा कम हुआ था, तो इनकी जांच करने के लिए एक और पागल इनके लिए आया, और उनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। क्या नाम था उनका? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ध्यान रखिएगा, मैं जितने वैज्ञानिकों का नाम ले रहा हूं, ये सभी वैज्ञानिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इसलिए इन वैज्ञानिक का नाम जरूर ध्यान रखिएगा कि किसने किस पे प्रयोग किया है। वो सिर्फ आपके 12th के एग्जाम के लिए नहीं, आगे भी अगर बायोलॉजी का अगर स्कोप किसी भी रूप में रहता है, हालांकि आज के समय में जनरल कंपटीशन में भी देखिएगा तो बायोलॉजी का वेटेज जो होता है वो ज्यादा हो गया। तो इस वजह से अगर आप आगे की लाइफ में भी बेहतर करना चाहते हैं, या फिर नीट वगैरह की अगर प्रिपरेशन का माइंड सेटअप आपने कर रखा है, तो ये सभी आपकी खोज जो होंगे आपके लिए मदद होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, इनके नाम और इनके कार्य जरूर एक मतलब कि नोट्स की तरह अलग करके, या आप जहां पे बनाते हो उसी के साइड में नोट्स के फॉर्म में लिखते चलेंगे, ठीक है। तो कह रहा है आपको फ्रेडरिक ग्रिफिथ आपका क्या किया था कि इन्होंने कहा भाई हम फ्रेडरिक मेसर भाई, हम तुम्हारी बातों को क्यों मान ले कि तुम कह रहा है कि भाई न्यूक्लियन है, अनुवांशिक पदार्थ है, यही लेके जाएगा। कह रहा हम बात नहीं मानते आपका। हम क्या करेंगे? हम जब तक रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक हम प्रूव करके चेक नहीं करेंगे, तब तक हम आपके बातों को मानने वाले नहीं है। फ्रेडरिक मेसर ने कहा कि चलो ठीक है भाई, आप प्रयोग करके देख लो। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सबसे पहली बार इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस पे अपना प्रयोग किया। सबसे पहली बार इन्होंने जो प्रयोग किया वो किस पे किया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, मतलब जो रोग न्यूमोनिया को जो रोग फैलाने वाले जो है, जिसे हम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के नाम से जानते हैं, इस सूक्ष्म जीव पर इन्होंने कहा कि मैं प्रयोग करके देखूंगा। तो भाई प्रयोग करो। तो देखा इन्होंने कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के अंदर भी दो तरह के आपके थे। एक तो था आपका एस टाइप का, एस सैप वाला, एक था आपका आर टाइप का, अर्थात कि आर सैप वाला। बात समझ में आ रही है? दो अलग अलग सैप, एक एस सैप का और दूसरा किस सैप का? आर सैप का। कौन? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का। भाई कि ये रोगों को फैलाएगा कौन? तो प्रयोग जनरली किया जाता है तो जानवरों पे किया जाता है, और खास तौर से बायोलॉजी के जितने प्रयोग हुए हैं उनमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाने वाले जो जीव है, जिन्होंने अपनी बलिदानी दी है हम लोगों को नए नए विकसित करने में, विकास करने में, वो है आपका चूहा। बेचारे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने भी कहा भाई हम इसको पहले एक बार टेस्ट करेंगे। अब क्या किया कि इन्होंने एस टाइप वाला, एस सैप वाला
जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमनी था इसको चूहा में डाल दिया। ध्यान से समझिएगा बातों को। स्ट्रेप्टोकोकस के एस टाइप वाला, एस सैप वाले को चूहा पर प्रयोग किया। कहां पे प्रयोग किया? चूहा पर प्रयोग किया। जब एस सैप वाला, जब आपका क्या, आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमनी जब इनके अंदर प्रवेश किया चूहा के अंदर, तो चूहा के अंदर क्या हो गया कि रोग पैदा हो गया, न्यूमोनिया का प्रॉब्लम शुरू हो गई, फेफड़े में इश्यू शुरू हो गया। तो कहे कि भाई ये तो एस सैप वाला काम वाला है, इसी के कारण रोग फैल रहा है। फिर उसके बाद क्या हो गया कि कुछ देर के बाद दूसरे चूहे पे, यानी कि चूहा ए पर किसका प्रयोग किया गया? एस वाले का प्रयोग किया गया, एस सैप वाले का। और आपका क्या किया गया? एक दूसरा था पी, चूहा एक और था पी, उस चूहे पर क्या किया गया कि उस चूहे पर आर वाला इस्तेमाल किया गया, आर सैप वाला। तो देखा भाई कि इस चूहे को तो कुछ नहीं हुआ। अब इनके दिमाग में एक बात आया कि भाई अब समझ में आ रहा है कि चूहा वास्तव में किस टाइप का है? एस टाइप वाला, जो एस सैप वाला है। सारा रोग इसी के कारण हो रहा है, सारा चक्कर इसी का है, सारा मामला इसी का खेल है। तो एस सैप वाला पे रोग हो रहा है और आर सैप वाले पे हो ही नहीं रहा है। फिर कहा कि चलो भाई थोड़ा सा और इसमें चेंजेस करके देखते हैं। तो कहा कि चलो भाई ए टाइप वाला एक और चूहा लिया और इस चूहे पर क्या कर दिया कि पहले एस सैप वाला जो हमारा क्या था, एस सैप वाला, ध्यान से समझिएगा, एस सैप वाला जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमनी था, स्ट्रेप्टोकोकस शॉर्ट में ही रहने देते आपको, स्ट्रेप्टोकोकस, ये जो था पहले इसको खूब ज्यादा हीट दे दिए, खूब ज्यादा क्या कर दिए? हीट दे दिया। तो जनरली जब आप हीट ज्यादा देते हैं तो तापमान वृद्धि के साथ, तापमान के वृद्धि के साथ सभी सूक्ष्मजीव अपने आप को जीवित नहीं रख पाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि हीट दिया, तापमान में वृद्धि हुई और एस टाइप वाला स्ट्रेप्टोकोकस जो था वह इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव का मतलब क्या हो गया कि अक्रियशील हो गया। मतलब सीधे शब्दों में कहे कि उस कंडीशन में, नॉर्मल केस में कहे तो कह सकते हैं कि मृत हो गया। क्या हो गया? मृत हो गया। कब? क्योंकि हमने पूरा इसमें टेम्परेचर दे दी, पूरा हीट दे दिया और पूरा हीट देने के बाद ऐसा कंडीशन आ गया। अब क्या हो गया? इनएक्टिव हुआ, अक्रिय हो गया, मर गया। अब कहा कि चलो भाई अब तो इसका काम खत्म है। अब क्या करते हैं कि इस स्ट्रेप्टोकोकस जो मृत अवस्था में हो गया, अक्रिय अवस्था में हो गया है, अब क्या करेंगे कि अब इसे हम लोग चूहे पर डालेंगे, चूहे पर डाल के चेक करेंगे। अब एस सैप वाला को हमने ए वाले चूहे पर डाला जिनके वजह से पहले बीमारी हुई थी। अब इसको हमने ए चूहे वाले पे डाला मरने के बाद, तो देखा हमने कि चूहा को कुछ भी नहीं हुआ, चूहा को कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बेचारे सोचे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ सोचा कि भाई हो सकता है कि भाई इसका काम खत्म, हम लोग तो सही तरीका ढूंढ लिए कि एस सैप वाला को मारने का सीधा तरीका है कि गर्म करके हीट पैदा करो और उसका काम तमाम कर दो। ये काम नहीं करेगा। लेकिन उसके साथ में ये चूहा को कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन इसके साथ में कहा कि चलो एक और थोड़ा सा प्रयोग करके देखते हैं कि इससे कुछ तो नहीं हुआ। तो कहा कि चलो भाई हम क्या करते हैं कि इसमें हम फिर से एक और डाल लेते हैं, आर सैप वाला भी डाल लेते हैं। कौन सैप वाला डालते हैं जी? आर सैप वाला। पहले एस सैप वाला डाले थे हम लोग जो मृत अवस्था में था, तो इसको कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, इसी में आर सैप वाला हम लोग डालेंगे। अब आर सैप वाला तो पहले हम लोग डाल के चेक किया था, यह कोई भी रोग पैदा नहीं करता था। लेकिन जैसे हमने इस मृत वाले एस सैप हमने जिसमें डाला था, उसमें जब आर सैप वाला हमने डाला तो क्या हो गया कि चूहा को बीमारी हो गया। अब हम लोग, ये बेचारे फ्रेडरिक साहब घबरा गए कि भाई ये कैसे मामला हो गया, ये भी तो आर सैप वाला कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा था, अभी इसके अंदर डाले जहाँ पे एस सैप मर गया, आर सैप वाले को डाले, तो ये फिर कैसे हो गया आपका, ये प्रॉब्लम कैसे हो गई। तो दरअसल क्या होता है कि उन्होंने आगे प्रयोग करके कहा कि भाई दरअसल क्या होता है कि एस सैप जो अक्रिय मृत अवस्था में आ गया, इनके अंदर जो बाहरी प्रोटीन आवरण है वह नष्ट हो गई, यह सिर्फ डीएनए बचा हुआ है। और जैसे डीएनए बचा हुआ है,
जैसे आर सैप वाला अंदर डाले हम लोग, ये डीएनए क्या कर लिया, यह डीएनए परपोषी के रूप में आर सैप पे आ गया। ध्यान से समझिएगा बातों को। पहले जो एस सैप को हमने मृत अवस्था में डाला था, तो मृत अवस्था में क्या हुआ था कि इनके बाहर जो प्रोटीन का आवरण है, प्रोटीन की जनरली जो जीवाणु होते हैं उनके दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है इनका पूंछ नीचे वाला हिस्सा, और एक हिस्सा क्या होता है सिर, यानी कि दो हिस्से होते हैं पूंछ और सिर, और ये दोनों के दोनों किनसे बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और बीच वाला हिस्सा आपका क्या होता है, जिसमें डीएनए पाया जाता है। अब कंडीशन ये है कि जब हमने इसे मृत अवस्था में, क्रिया अवस्था में किया, तो पूंछ नष्ट, सिर नष्ट, अर्थात कि सीधा समझो कि प्रोटीन है नष्ट, लेकिन डीएनए जो था वो मृत अवस्था में नहीं आया था। लेकिन जैसे हमने एस सैप को अंदर डाला है, तो कंफर्म है कि इनके अंदर अगर डीएनए नहीं मरा है तो डीएनए अभी अवेलेबल है। डीएनए क्या इनके अंदर अवेलेबल है, और जब ये डीएनए अवेलेबल है तो यह डीएनए क्या करेगा, जब आर सैप को हम डालेंगे तो आर सैप के पास वो सारे आपका प्रोटीन का आवरण है, जिनके वजह से आपका वो फिर से एक्टिव हो सकता है। तो क्या करता है कि यह डीएनए जो है इन पर परपोषी के रूप में आ जाता है। किस रूप में आ जाता है, परपोषी के रूप में आ जाता है। और परपोषी के रूप में आने के बाद फिर एस सैप वाला जो होता है वह एक्टिव हो जाता है, और एस सैप वाले को एक्टिव होने के साथ ही इस चूहे पर भी क्या होती है, बीमारी फिर से शुरू हो जाती है। किस पे शुरू हो जाती है, ए वाले चूहे पर भी बीमारी शुरू हो जाती है। तो इन्होंने कहा भाई ऐसा बात है कि यह जो फ्रेडरिक मेशर ने कहा था, यह कोई गलत बात नहीं कहा था, बिल्कुल सही बात किया था। हमने प्रयोग करके देखा और हमने भी ये पाया कि वास्तव में जो कोशिकाओं को ले जाने वाला आपका जो मटेरियल है, जिनकी वजह से आपका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्वालिटी जो लेके जा रही है, जो अनुवांशिक पदार्थ का मेन आणविक आधार है, वो क्या हमारा डीएनए ही तो है। क्या है, डीएनए इसका आणविक आधार है। क्लियर आप लोगों को। तो इस कंडीशन में हमने क्या कर लिया कि यह कंडीशन पूरी तरह से हम लोगों ने निकाल के देखा फ्रेडरिक ग्रिफिथ के हिसाब से। क्लियर आप लोग को। फ्रेडरिक ग्रिफिथ एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए कि आपका न्यूक्लिन नामकरण डीएनए को किसने किया था, फ्रेडरिक मेशर ने किया था। कब किया था, तो 1869 में किया था। ध्यान रखिएगा डेट, 1869 में हुआ था। फ्रेडरिक मेशर ने न्यूक्लिन नाम कब रखा था आपका 1869 में। किसका नाम रखा था, तो डीएनए का नामकरण किया था। डीएनए को इन्होंने अनुवांशिक पदार्थ का नामकरण दिया था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ इसके बाद इन पे रिसर्च करने के लिए कौन आए थे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। और समझिए कि 1869 की घटना है, और इस घटना की जांच फ्रेडरिक ग्रिफिथ कब कर रहे हैं, 1928 में। कब कर रहे हैं जी, 1928 में यह इन्होंने प्रयोग किया चूहा पर। और चूहा पर प्रयोग करने के बाद यह साबित इन्होंने किया, क्या साबित किया, यहाँ पे लिख देते हैं कि वास्तव में ऊपर ही लिख देते हैं, डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। और ये क्या करता है, पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या लेके जाएगा, गुणों को स्थानांतरित करता है। गुणों को क्या करता है, स्थानांतरित करता है। क्लियर है आप लोगों को। मतलब क्या, डीएनए क्या एक अनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करेगा, गुणों को स्थानांतरित करेगा। मतलब लेके जाने का काम किसका होगा, ये काम होगा डीएनए का होगा। क्लियर है। ये किसने प्रूव कर लिया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने प्रूव कर लिया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद भी दो और वैज्ञानिक आ गए, जिनका नाम था, एक को ओटी और एक का नाम सीएम था। एक का नाम था ओटी और एक का नाम था सीएम। सीएम मैकार्थी इनका नाम था और ओटी एवेरी इसका नाम था। ठीक है, एवेरी। तो ये दोनों वैज्ञानिक हुए। अब इन दोनों वैज्ञानिक को क्या हुआ, कहा जाता है कि जब साइंस ऐसा चीज है जो किसी पर भी भरोसा करने वाली बात नहीं होती है। ठीक है, किसी पर भी बात का भरोसा नहीं करता, तो उस कंडीशन में ओटी एवेरी और सीएम ग्रेविटी का मैकार्थी जो था, इन्होंने क्या किया, इनके प्रयोग को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया
और इन्होंने भी कुछ प्रयोग किए और प्रयोग के आधार पे कहा कि वास्तव में जो आपका क्या होगा कि एक कोशिका जो होगी, एक जो आपके सूक्ष्म जीव होंगे, जो विषाणु होंगे या जो जीवाणु होंगे, जो दूसरी कोशिका को अपना आधार बनाकर दूसरों में रोगों को फैलाएगा, वह आपका मेन आधार उसका क्या होगा, उसका मेन आधार सिर्फ डीएनए होगा। उसका मेन आधार क्या होगा, डीएनए होगा। इन्हीं के आधार पर इन्होंने बताया था जीवाणु भोजी के बारे में। किसके बारे में बताया था, जीवाणु भोजी के बारे में। तो जीवाणु भोजी किसे कहते हैं, जब क्या करते हैं कि कोई विषाणु किसी जीवाणु पर अटैक करे, विषाणु किस पर अटैक करे, जीवाणु पर अटैक करते हैं। जीवाणु पर जब अटैक करेगा मतलब क्या, जीवाणु को नुकसान पहुंचाने के लिए जब उस पर अटैक करेगा तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, जीवाणु भोजी के नाम से जानते हैं। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में मैं बताता हूँ, थोड़ा मिटा लूं आप लोग को। ये क्लियर है आप लोग का स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का केस और साथ में चूहे पे आपका ये प्रयोग क्लियर है। चलिए देखिए अगर क्लियर है तो इनके प्रयोग के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है, इन्होंने कहा डीएनए पे रिसर्च की क्रिया आगे बढ़ी, डीएनए पर रिसर्च जो था, रिसर्च होना आगे की तरफ बढ़ा। डीएनए पर जब रिसर्च आगे हुआ तो कहा कि जो जीवाणु भोजी होते हैं, जीवाणु जो भोजी होते हैं ये क्या करते हैं, ये ऐसे विषाणु होते हैं, मतलब ऐसे विषाणु होते हैं जो विषाणु क्या करते हैं, ऐसे विषाणु होते हैं जो क्या करेंगे, ऐसे विषाणु होते हैं जो क्या करेंगे कि ये कोशिकाओं को, ऐसे विषाणु होते हैं जो क्या करेंगे, जीवाणु भोजी में ये ऐसे विषाणु होते हैं जो वास्तव में क्या करेंगे, जो किसी जीवाणु पर अटैक करेंगे, जो किसी क्या करेंगे, जीवाणु पर अटैक करेंगे। और जीवाणु पे अटैक का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि जीवाणु पे अपना क्या करेंगे, परपोषी बनाएंगे। जीवाणु को क्या बनाएंगे, अपना परपोषी बनाएंगे। ठीक है, अब परपोषी बनाने का मतलब है कि विषाणु जीवाणु में जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो विषाणु होता है वास्तव में क्या करता है कि अपने अंदर डीएनए का स्ट्रक्चर रखेगा, डीएनए या आरएनए, या फिर कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड अपने पास रखेगा। क्या रखता है, न्यूक्लिक एसिड रखता है। अब इस कंडीशन में बाहर की आवरण को इसे सुरक्षा देने के लिए बाहरी रूप में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन जब ये आपका जो विषाणु है, जब ये विषाणु जीवाणु पे आपका अटैक करेगा, जब जीवाणु पे जाएगा तो जीवाणु में जाने के समय सिर्फ डीएनए वाला मटेरियल ही जीवाणु के अंदर प्रवेश करेगा। जैसे सीधा समझिए, ये हो गया आपका जीवाणु और ये बेचारे हो गए, ये क्या हो गया, विषाणु। जब विषाणु वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट हो गया इसका डीएनए। ठीक है, अब क्या हो गया, जब अंदर प्रवेश जब ये करेगा, अंदर की तरफ ये जाने की कोशिश करेगा इसमें, तो इनके होल में प्रवेश करेगा। लेकिन ये जो बाहर वाला हिस्सा है, जो प्रोटीन का आवरण है, ये प्रोटीन का आवरण बाहर ही टूट जाएगा। मतलब क्या, प्रोटीन का आवरण टूटने का मतलब इसका सिर और पूंछ दोनों वाला हिस्सा क्या होगा, बाहर ही टूट जाएगा और सिर्फ अंदर क्या प्रवेश करेगा, सिर्फ अंदर प्रवेश करेगा इसका डीएनए, जो इनके अंदर प्रपोषी के रूप में अपना आश्रय प्राप्त करेगा। और इन्हीं प्रपोषी के आश्रय की वजह से क्या करेगा, यह उस जीवाणु में रोग पैदा करेगा और उस रोग के लिए आपका क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।